कैसे हो आप? मैं मनोज सर, चेस क्लासेस में आपका मनोज सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और मैंने वीडियोस आपकी मैं लगातार बना रहा हूं, आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं और आप भी मेरा साथ दे रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि आप जो है मेरा साथ दे रहे हैं और मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। और मैं अपने चैनल में सभी जितने स्टूडेंट हैं, जो देखने वाले व्यूवर्स हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और प्लीज आप मेरी वीडियोस को अच्छी तरह से देखें, नोट्स बनाएं और तभी कुछ होगा। नहीं तो आपके नोट्स जो है वो यूजफुल नहीं होंगे अगर आप जो है अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं होंगे आपके पास। चलिए कोई बात नहीं, मैं अपनी वीडियोस को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है मेरे बच्चों, वो टॉपिक है बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। उसे कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भारत सरकार अधिनियम 1919 कहा जाता है। इसका दूसरा नाम भी आता है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो आज का टॉपिक है भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1919 और इसे दूसरा नाम भी से बुलाया जाता है। इसे एक नाम से नहीं बल्कि दूसरा नाम से बुलाया जाता है। इसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919। यानी कि हमारे पास ये जो टॉपिक है, ये दो टॉपिक नहीं है, ये एक ही टॉपिक है। इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 कहा जाता है और उसका दूसरा नाम जो है इसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919। इसे जो है दो नाम से नहीं बुलाया जाता बल्कि एक ही नामों से बुलाया जाता है। आप कह सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कह सकते हैं और इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कह सकते हैं। दरअसल अब क्वेश्चन ये आता है कि मॉन्टेग्यू है कौन, चैम्सफोर्ड है कौन और इन्होंने कौन से रिफॉर्म्स किए। तो दरअसल मॉन्टेग्यू जो है हमारे यहाँ पे, उसे कहा जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो कौन था? वो मॉन्टेग्यू था। ठीक है, ये और कहा जाता है कि मॉन्टेग्यू के कहने पर ही, मॉन्टेग्यू की सिफारिश के बाद ही जो ये कानून है वो लाया गया था और उसी के जो रिकमेंडेशंस थी उसी के आधार पर ये कानून बनाया गया था। तो मॉन्टेग्यू भारत का उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। ये मैं पहले पढ़ा चुका, बहुत सारे जो मेरे लेक्चर हो चुके हैं इसी सीरीज के, उसी सीरीज में बता चुका मैं आपको कि कहीं ना कहीं जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स की जो कहानी थी वो काफी बड़ी थी। और 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स वाला पद जो है वो बनाया गया था। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं आगे चलता हूं। अब आता है चैम्सफोर्ड कौन है? तो ये भारत का वायसराय है। भारत का ये वायसराय है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स कौन है? तो मॉन्टेग्यू है। और दूसरा क्वेश्चन कौन है कि चैम्सफोर्ड कौन है? तो चैम्सफोर्ड भारत का वायसराय है। और इन दोनों की रिकमेंडेशंस के बाद कहा जाता है भारत में एक कानून पास होता है, दैट इज कॉल्ड द भारत सरकार अधिनियम। और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून पास होते हैं। जितने भारत में कानून आते हैं सारे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून आते हैं। भारत में कोई भी कानून नहीं बनाए जाते और उसके बाद ये भारत में अप्लाई कर दिए जाते हैं। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होंगी। और इसका नाम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड क्यों पड़ा, आप बता देना कि मॉन्टेग्यू भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जो चैम्सफोर्ड थे भारत के वायसराय थे। उन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम जो है वो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार पड़ा और इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। अब इसमें क्या क्या कहानी है वो हम पढ़ लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम पढ़ लेते हैं। चलिए, पहली इंपॉर्टेंट फैक्ट ये होता है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, जैसे मॉन्टेग्यू है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का वेतन जो है वो कहां से दिया जाएगा? तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का वेतन था वो भारत के राजस्व से दिया जाता था। लेकिन अब क्या होगा, भारत के राजस्व से नहीं दिया जाएगा बल्कि ब्रिटिश की जो राजस्व होगा तो वहां से इसका वेतन दिया जाएगा। तो बदलाव ये हुआ था। तो इसका जो है ब्रिटिश वेतन जो कहां से मिलेगा? ब्रिटिश राजस्व से मिलेगा। ठीक है, तो पहला बदलाव ये किया गया इस कानून में। बहुत सारे बदलाव हैं जो मैं बताऊंगा आपको, बेसिकली चीजें बता दूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। आपको बेसिक चीजें याद रखनी, कौन सी चीज कहां होती है, कैसे होती है, वो अपने आप समझ जाओगे। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स का वेतन जो है, जो मॉन्टेग्यू का वेतन है, वो कहां से मिलेगा? तो पता लग गया कहां से मिलेगा। यानी कि वो पहले वो भारतीय राजस्व से मिलता था, अब वो मिलेगा ब्रिटिश राजस्व से मिलेगा। ये समझ लीजिए। नंबर दूसरा पॉइंट, यहाँ पे कैग का पद बनाया गया। कैग का पद बनाया गया। अब कैग का तो आप जानते होंगे, यानी कि जो आर्टिकल हमारा जो वर्तमान में संविधान में आर्टिकल है 148 से 151 तक का जो आर्टिकल है, जो भारत संविधान में भाग 5 में है कैग, तो आर्टिकल 148 से 151 तक है वो कैग से ही रिलेटेड है।
तो कैग का जो पद है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा बनाया गया था। इसे कहा जाता है कैम्पटोनर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसे हिंदी में कहते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इस तरह से कैग जो है वो कैग का पद बनाया जाता है। और कैग का पद बनाने के बाद जो है कहीं ना कहीं भारत का जो कहा जाता है कि जो खाते होते हैं, जो कहीं ना कहीं जो योजनाओं के द्वारा पैसा खर्च किया जाता है, उसकी जांच पड़ताल के लिए जो कैग है वो पद बनाया जाता है। और इस तरह से आज भी भारतीय संविधान में कैग का पद है, जो भाग 5 के आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक उनका वर्णन किया गया है। तो कैग का पद यहाँ से बनाया गया था, ये भी सुन लीजिएगा। और तीसरी चीज जो थी हमारी, मैंने कहा था, यानी कि जो भारत के वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो मंत्रिपरिषद के रूप में काम करती थी, उसमें भारत संख्या 3 कर दी गई। पहला 1 की गई थी 1909 वाले में, और यहाँ पे जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, उन्हें लिया गया था पहली बार भारतीय रूप में। अब यहाँ पे क्या होगा, भारत के वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 भारतीय लिए गए। ठीक है, तो पहले क्या था, वहां पे केवल एक ही भारतीय लिया जाता था, है ना। 1909 में पहली बार एक भारतीय लिया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, यहाँ पे 3 भारतीय लिए गए। कहीं ना कहीं भारतीय संख्या अब जो बढ़ रही है। और चौथा पॉइंट जो है वो बहुत बढ़िया है, यानी कि लोक सेवा पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की बात कही गई। तो यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसका गठन होना चाहिए। और बाद में कहा जाता है कि 1926 में जो था, कहीं न कहीं जो हमारा यूपीएससी है, उसके गठन की बात हो गई थी। और इस तरह से कहीं न कहीं जो टॉपिक हमारा वो बेसिक चीजों को ज्यादा दिखा रहा है। पहला दिखाता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स का जो वेतन होगा वो भारत के राजस्व से नहीं मिलेगा, बल्कि ब्रिटिश राजस्व से मिलेगा। दूसरे पॉइंट में कहा गया कि कैग का पद बनाया गया। तीसरा, भारत के वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें 3 भारतीय लिए गए। और उसके बाद तीसरा, पब्लिक सर्विस कमीशन की जो है स्थापना की बात कही गई। तो कुल मिला के 4 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद मैं चाहता हूं कि मैं आपको भी और जो है 2-3 पॉइंट है वो मैं आगे बताऊं, लेकिन आप इतना ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक छठी आ रहा है, यहाँ पे मेरे 5वां पॉइंट अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया है। 5वां पॉइंट आ रहा है, बिल्कुल देख लेता हूं मैं। आ रहा है कि 5वां पॉइंट नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, 5वां पॉइंट भी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया गया कि राज्यों का बजट केंद्र से अलग बनाया गया। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, राज्यों का बजट केंद्र से अलग अलग हो गया। मतलब कहना क्या होता है कि सारा जो है जितने भी प्रांत होते थे उन सब के लिए केंद्र ही एक बजट बनाया करता था। लेकिन अब क्या है कि प्रांत जो है इंडिविजुअली जो है अपने लिए अलग से बजट बना सकते हैं। हर राज्य को अभी अधिकार दे दिया गया कि अपने राज्य की, कहा जाता है कि अपने राज्य की जो समस्याएं होती हैं, जो भी आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जो भी उसका अवसंरचना का विकास करना चाहते हैं, उसके आधार पर कहीं ना कहीं आप अपना जो है बजट खुद का बनाइए। इस तरह से हर राज्य ने अपना अलग अलग बजट बनाया। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो 5 पॉइंट आपके लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स का वेतन ब्रिटिश संसद से मिलेगा, कैग का पद बना दिया गया, और पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन की बात की गई थी। उसके बाद राज्यों के जो बजट है वे अलग से केंद्र से अलग होकर अपना बजट बना लगे थे। और भारत के जो वायसराय थे उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है वो 3 भारतीय जो है बना दिए गए थे। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये 5 पॉइंट है, जरा इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मोंटेग्यू का चैम्स्फोर्ड सिद्धांत। तो पहली बात में क्या है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो वेतन है वो कहां से दिया जाएगा, वो ब्रिटिश राजस्व से मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे कैग का पद बनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 भारतीय होंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। उसके बाद जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी स्थापना की बात कही जा रही है। और राज्यों को बजट जो है अलग अलग, कहते हैं अलग अलग बनाए गए, उनके अलग अलग राज्यों के बजट बनाए गए थे। तो ये तीनों बातें आपके, 5 बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़ना। और मोंटेग्यू चैम्स्फोर्ड सुधार को जो है ये देखना कि इसमें से बेसिक चीजें जो मैंने थी बता दी आपको। और आगे जो आपकी कहानी है वो आगे और चलेगी, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। चलिए, यहां तक का आपका पॉइंट क्लियर हो गया। आप याद रखिए, पॉइंट को अच्छे से याद रखना है आपको, तभी हो पाएगा आपका तैयार टॉपिक, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया।
तो क्या क्या बातें मैंने बताई है, पांचों पॉइंट में आपको याद होगी। पहला पॉइंट बताया कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स है, जो इंडिया के लिए काम करता था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जैसे हम भारतीय मंत्री कहते हैं, उसका वेतनमान ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। पहला पॉइंट ये हुआ हमारा। दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा था, मैंने कहा कि अब देखो नंबर का जरूरी नहीं कि नंबर वही लगाएं आप, कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कैग की स्थापना की बात की, कैग के पद को बनाया गया। तीसरी बात क्या थी, इनके पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है वो कहा जाता है वो गठन किया गया था। 1926 में जो है गठन किया गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे बताया कि यहाँ पे इसकी बात कही गई थी। और उसके बाद जो है वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें 3 भारतीय लिए गए थे। और नेक्स्ट नंबर जो लास्ट वाला हमारा बचता है उसमें कहा कि राज्य को अपने राज्यों के लिए अलग अलग बजट बनाने का जो है अधिकार दे दिया गया था। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। प्रांतीय विधानमंडलों के हालात क्या है, छठा पॉइंट हमारे पास प्रांतीय विधानमंडल। प्रांतीय विधानमंडलों की कहानी क्या है, तो यहाँ पे कैसा शासन शुरू हुआ, कहा जाता है कि यहाँ पे द्विसदनात्मक शासन शुरू हुआ, द्वैध शासन। द्वैध शासन प्रणाली बनी, ऐसा माना जाता है कि जो प्रांत थे वहां पे कहा जाता है कि पहली बार जो है द्वैध शासन प्रणाली स्टार्ट कर दी गई थी। यानी कुछ विषय ऐसे थे जो कहा जाता है कि जो राज्य की जो प्रांत है या राज्य की जो परिषद है वो उसके लिए कानून बनाएगी, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके लिए गवर्नर की जो काउंसिल है, जो गवर्नर की जो अधिकार है उसके द्वारा कानून बनेंगे। तो पहली बार क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट तो दिए जाते हैं, राज्य परिषद को दिए जाते हैं, और कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं कुछ दिए जाते हैं गवर्नर, जो स्टेट गवर्नर होता है उनको दिए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि राज्य में कहीं ना कहीं क्या होता है कि द्वैध शासन प्रणाली, दोहरा शासन प्रणाली जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं बता देता हूं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या बना, जो पहला बना ब्रिटिश जो राजस्व था उससे हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को वेतन मिलेगा, कैग का पद मिलेगा, पीएससीएम के पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन की बात की गई थी। और उसके बाद हमने कहा राज्य को अलग अलग अपने बजट बनाने का अधिकार दे दिया गया था। और यहाँ पे भारत के जो वायसराय थे उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 भारतीय को लिया गया था। और यहाँ पे चौथा पॉइंट, जो छठा पॉइंट है, वो है प्रांतीय विधानमंडल में द्वैध शासन प्रणाली स्टार्ट हो गई थी। यानी कि कहीं ना कहीं द्वैध शासन मतलब ये होता है मेरे बच्चे कि जो 2 लोग हैं वो भारत के लिए कानून बनाएंगे। यानी कि एक बनाएगा, गवर्नर बनाएगा, और दूसरा कौन बनाएगा, यानी कि दूसरा आपका जो गवर्नर बनाएगा वो आपका जो है कहा जाता है कि जो स्टेट्स काउंसिल होती है वो बनाएंगे, यानी कि राज्य विधान परिषद आपके लिए कानून बनाएगी। तो इतनी बातें आपको सुनना आगे होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। चलिए, तो द्वैध शासन प्रणाली स्टार्ट होगी, दोहरा शासन प्रणाली कैसे कैसे हो गई, यानी कि यहाँ पे रिजर्व सब्जेक्ट के लिए कौन बनाएगा, तो गवर्नर बनाएगा यहाँ पे कानून, जो स्टेट गवर्नर होता है, राज्य का गवर्नर। और यहाँ पे रिजर्व सब्जेक्ट के लिए, और यहाँ पे ट्रांसफर सब्जेक्ट के लिए, ट्रांसफर सब्जेक्ट के लिए कौन कानून बनाता है, तो राज्य परिषद, राज्य विधान परिषद। ठीक है, तो इस तरह से राज्यों में कहीं कहीं द्वैध शासन प्रणाली जो है वो शुरू हो जाती है। और इसमें कहा जाता है कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे रिजर्व सब्जेक्ट में न्याय रखा जाता है, विधि रखी जाती है, पुलिस रखी जाती है, और बाकी वहां पे जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होते हैं उसमें कोई ज्यादा नहीं है, बस अपनी बेसिकली चीजें होती हैं, जैसे नगर निगम वगैरह है, वे पॉइंट रखे जाते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली जो है वो शुरू हो जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एग्जाम में पूछा जाता है, और कई एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चंस कि किस तरीके से प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो है वो स्टार्ट हो गई थी। तो वैसे द्वैध शासन प्रणाली का जो जनक है वो कॉर्टिस माने जाते हैं, वो इससे पहले आ चुके हैं कॉर्टियस। और इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी, मतलब 1773 का रेगुलेटरी एक्ट था, उसमें बताया था कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ तक कि हमारी बातें क्लियर हो गई होगी, तो हम आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है और आया हुआ भी है, ऐसी बात नहीं है। चलिए 7वां पॉइंट आपको बताते हैं, कौन सा पॉइंट है आपके लिए। सातवां पॉइंट है, हाँ, केंद्र में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली।
देखिए केंद्र में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली शुरू हो गई थी। द्विसदनात्मक का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं जो शासन व्यवस्था है वो द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू हुई। अब द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या मतलब है? इनके दो सदन है, जैसे आज लोकसभा है और राज्यसभा है, तो संसद को चाहता है कि संसद आज क्या है, तो संसद भी द्विसदनात्मक जो है वो प्रणाली चलाता है। लेकिन उस समय जो कहते हैं कि 1919 का एक्ट आया था, उस समय भी जो है द्विसदनात्मक प्रणाली जो है शुरू कर दी गई थी। तो यहाँ पे द्विसदन प्रणाली में कौन कौन से दो सदन थे उनकी बात की जाती है। तो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली शुरू होता है और केंद्र में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली शुरू हो जाती है। तो द्विसदन में कौन कौन है? एक राज्य विधानसभा है, जिसे हम राज्य विधानसभा कहते हैं। ये पूछा जाता है कि राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा, और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या पूछा जाता है, वो है आपका राज्य परिषद। इस तरह से कहीं ना कहीं भारत में दो सदन शुरू होते हैं। एक राज्य परिषद होता है, एक काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, और एक को कहा जाता है कि स्टेट ऑफ द कहा जाता है काउंसिल ऑफ, मतलब इसकी तरह से कहा जाता है कि राज्य विधानसभा को बोला जाता है, यानी कि असेंबली कहा जाता है, लेजिस्लेचर असेंबली कहा जाता है ऑफ स्टेट। तो इस तरह से कहीं ना कहीं दो जो है वो सदन शुरू हो जाते हैं भारत के अंदर। इसे द्विसदनात्मक प्रणाली कहा जाता है, द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। और इस तरह से भारत में जो कानून बनेंगे वो दोनों सदनों के द्वारा बनेंगे, और ये कार्यकाल में भी परिवर्तन किया गया था, ऐसा कहा जाता है। चलिए, तो ये जो कार्यकाल था, यहाँ पे जो सदस्य आते थे, इनका कार्यकाल जो था वो 3 वर्ष का रखा गया था, और यहाँ पे जो कार्यकाल था वो कितने वर्ष का रखा गया था? यहाँ 5 वर्ष का रखा गया। यहाँ पे सदस्य संख्या कितनी थी? यहाँ पे सदस्य संख्या जो की गई थी, यहाँ पे 60 की गई थी, और यहाँ पे सदस्य संख्या कितनी थी? तो सदस्य संख्या जो थी यहाँ पे वो आपके लिए 145 थी। और यहाँ पे सदस्य के लिए रिजर्व सीट भी थी, यहाँ पे रिजर्व सीट की गई थी। किसके लिए की गई थी? किसके लिए थी? फॉर ईसाई के लिए थी एंड सिख के लिए थी। ईसाई और सिखों के लिए कहा जाता है कि केंद्रीय जो द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, जिसमें हम बोलते हैं राज्य विधानसभा होती है और दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट होती है, यहाँ पे ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए रिजर्व सीट दी गई थी। इससे पहले 1909 में मुसलमानों को भी रिजर्व सीट दी गई थी। तो वहां पे शुरुआत तो वहीं से हो गई थी सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की, जिसे हम पृथक निर्वाचन प्रणाली भी कहते हैं। तो ये भी आज ना क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि 1909 में 1919 के जो कानून आया था उसमें किन जो धर्म के लोग थे, कौन कौन से धर्म के लोग थे जिन्हें चुनाव में जो है कहीं कहा जाता है कि रिजर्व जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है उन्हें दे दी गई थी। तो यहाँ पे ईसाई को, सिखों को दी गई थी, इससे पहले मुसलमानों को जो है ये प्रणाली दी गई थी। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। तो बेसिक चीजें हैं जो 7 पॉइंट बताए मैंने। पहला पॉइंट बताया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को क्या मिलेगा भैया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ब्रिटिश जो राजस्व है वहीं से वेतन मिलेगा। कैग का पद बना दिया गया और पब्लिक सर्विस कमीशन गठन की बात की गई थी। और यहाँ पे जो भारत के जो वायसराय थे उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 3 सदस्य भारत लिए जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे हर राज्य को अपना बजट बनाने का अधिकार दे दिया गया था। और इसके बाद कहा कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली शुरू हो गई थी, यानी कि दोहरा शासन, गवर्नर भी कानून बनाएगा और यहाँ पे जो राज्य विधान परिषद है वो भी कानून बनाएगी। और उसके बाद केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू कर दी गई थी, यानी कि एक काउंसिल ऑफ स्टेट बनाई गई थी और एक कहीं न कहीं बनाई गई थी लेजिस्लेचर असेंबली बनाई गई थी ऑफ स्टेट्स के लिए। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 कार्यकाल था, यहाँ पे 5 वर्ष का था, यहाँ सदस्य लिए जाते थे और यहाँ पे लगभग 60 सदस्य ले जाते थे। और कहा जाता है दोनों ही सदनों में ईसाइयों के लिए और सिखों के लिए रिजर्व सीटें कर दी गई थी। और दूसरी चीज है कि कहीं ना कहीं इससे पहले 1909 का जो कानून आया था उसमें मुसलमानों के लिए रिजर्व सीटें की गई थी, पृथक निर्वाचन प्रणाली वहीं से शुरू हो गई थी। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ज्यादा नहीं है पढ़ने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तक का जो पॉइंट हमारा कुछ क्लियर हो जाता है। चलिए, और कुछ नहीं है ज्यादा, 7 ही पॉइंट बेसिकली पूछे जाते हैं और आगे चलते हैं। चलिए 7 पॉइंट हो गए, इसे मिटा लेते हैं। आप आराम से पढ़ना, प्यार से पढ़ना टॉपिक को, कोई जरूरत नहीं है आपको ज्यादा जो है राइटिंग करने की, ज्यादा किताबों खोलने की, इससे ही आपका काम चल जाएगा। बेसिकली चीजें हैं। और अब भी सदस्य कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो चुनाव प्रणाली है वो पहली बार जो है प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलती है। तो ये भी ध्यान रखना कि जो चुनाव प्रणाली है वो प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलती है। और कहा जाता है यहाँ पे पहली बार जो है कुछ महिला को वोटिंग करने का भी अधिकार दे दिया जाता है। तो ये भी आपके लिए बेसिक पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना मेरे बच्चे।
तो यहाँ पे चुनाव प्रणाली में बता देता हूं आपको क्या रहा। तो चुनाव प्रणाली जो है कहीं ना कहीं वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू होगी, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब होता है कि डायरेक्ट जनता से लोग जो है वो जो है खड़े होंगे, जनता में से खड़े होंगे और जनता द्वारा जो है वोटिंग करी जाएगी, इसे प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। जैसे प्रधान का चुनाव होता है और एमएलए का चुनाव होता है और सांसद का चुनाव होता है, लोकसभा के सांसद चुनाव होता है। वे चुनाव कैसे होते हैं, उसमें डायरेक्ट जनता से कोई व्यक्ति खड़ा होता है और जनता के लोग ही वोटिंग करते हैं, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। तो यहाँ पे जो चुनाव प्रणाली थी, पहली बार कहा जाता है कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो परंपरा थी वो शुरू कर दी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए, और तो कुछ लगता नहीं कुछ खास है कि मैंने पहले और बताया था कि यहाँ पे कुछ महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला था, वोटिंग का अधिकार दिया गया था। तो ये भी बात आप समझ लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोटिंग करने का अधिकार कौन से कानून के द्वारा दिया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919। यहाँ पे पहली बार महिलाओं को कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इन्हें वोटिंग करने का अधिकार दे दिया गया था। तो ये हमारी बातें हो गई हैं। अब यहाँ से अलावा अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारा बनता है, कोई अगर क्वेश्चन है इसके अलावा, तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। और चलो ठीक है, एक दो पॉइंट और जो मैं एक्स्ट्रा है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे नवा पॉइंट है कि यहाँ ये पहला ऐसा कानून था, यानी कि पहला एक्ट था ये वाला ऐसा, जिसमें प्रस्तावना बना। एक्ट में प्रस्तावना था, इसके अंदर प्रियम्बल था, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, प्रस्तावना दिया गया था। और इस प्रस्तावना में यह कहा गया था कि भारत में जो सरकार चलेगी कहीं ना कहीं उत्तरदायी सरकार होगी, यानी कि उत्तरदायी सरकार यानी कि कहीं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। और वो किसको जवाब देगी, यानी कि उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाब देना होगा। वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति होगी। तो एक्ट में प्रस्तावना था, और प्रस्तावना में क्या बात कही गई थी वो भी सुन लीजिएगा कि भारत में रेस्पॉन्सिबल यानी कि उत्तरदायी सरकार, भारत में जो है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी। और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो ब्रिटिश संसद के प्रति होगी। उन्हें ब्रिटिश संसद में जवाब देना होगा। तो ये भी बात की। तो भारत में पहली बार क्या होता है, भारत में फर्स्ट टाइम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट उत्तरदायी सरकार बनाई जाती है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट उत्तरदायी सरकार बनाई जाती है, और वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति, ब्रिटिश संसद के प्रति जो है वो उत्तरदायी होगी। उसे वहां पे जवाब देना होगा। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ये भी आपका क्वेश्चन निकल जाता है। चलिए, इसके अलावा तो शायद कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। इसके साथ में यहीं पे मैं अपनी वीडियो समाप्त करूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। और तो कुछ लगता नहीं कुछ और क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, ठीक है। और कोई बात हो तो आप मुझे अपने वीडियोस में बता सकते हैं, अपने कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि मनोज सर ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, या आप मुझे फोन भी बता सकते हैं, फोन नंबर भी मेरा दिया हुआ आपके साथ। तो ये सारे पॉइंट्स आप हो जाते हैं। लेकिन कुछ मैं एक्स्ट्रा बातें बताना चाहता हूं। तो पहला मैं आपको रिवीजन करा देता हूं कि मैंने क्या पढ़ा है। पहले ये सुन लीजिएगा। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था कि जो हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसका वेतन ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। दूसरा मैंने कहा कैग का पद बना दिया गया इसी कानून के द्वारा। तीसरा मैंने कहा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो है वो स्थापना करने की बात कही गई, और बाद में 1926 में जो है वो स्थापना कर भी दी गई थी। और उसके बाद हमने कहा था कि जो भारत के वायसराय हैं उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 सदस्य वहां पे लिए गए थे। उसके बाद मैंने बताया कि राज्यों को अपना खुद का अलग अलग बजट बनाने का अधिकार दे दिया गया। और यहाँ पे प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली स्टार्ट हुई गई। गवर्नर भी कानून बनाए कुछ कहा जाता है रिजर्व सब्जेक्ट्स के लिए, और यहाँ की जो राज्य की जो विधान परिषद है वो भी अपने लिए कानून बना सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ ट्रांसफर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बताया था, 7वां पॉइंट मैंने कहा था कि कहीं केंद्र में जो है द्विसदन व्यवस्था शुरू कर दी गई। एक में काउंसिल ऑफ द स्टेट्स बनाई गई थी, यानी राज्य परिषद बना दी गई थी। और दूसरे में क्या बनाया गया था, यानी दूसरे में कहीं ना कहीं कहा जाता है कि राज्य जो विधानसभा वो बना दी गई थी। यहाँ पे कहा गया राज्य विधानसभा के जो सदस्यों का जो कार्यकाल वो 3 वर्ष का होगा, और जो राज्य परिषद के सदस्य कार्यकाल वो 5 वर्ष का होगा। यहाँ सदस्य 145 लिए गए थे, यहाँ पे सदस्य मात्र 60 लिए गए थे। और ये कहा जाता है कि इन दोनों सदस्यों की जो कहानी है, ये कहा जाता है कि इसमें प्रतिनिर्वाचन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया था।
और यहाँ पे ईसाई और कहा जाता है कि जो सिख थे उनको रिजर्व सीटें भी दी गई थी इस कानून के द्वारा, लेकिन मुसलमानों को पहले ही रिजर्व सीटें दी गई थी, ये भी याद रखना। दूसरी चीज मैंने बताया कि यहाँ पे भारत में पहली बार जो है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी और यहाँ महिला को वोटिंग डालने का जो है वो अधिकार दे दिया गया था, ये भी आप ध्यान रखना। और लास्ट में कहा कि इस एक्ट में प्रस्तावना दिया गया था, इसमें बताया गया था कि यहाँ पे जो भारत में सरकार बनेगी वो कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी और वो किसके प्रति उत्तरदायी हुई, ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी, उन्हें जवाब देना होगा। तो ये सब बातें हो गई, ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको मैंने बताई इस एक्ट से रिलेटेड। इस एक्ट से ज्यादा और नहीं आता है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि आप इन सदस्यों की संख्या कौन सी कहां से लिए गए, कितने लिए गए और कौन ऑफिशियल थे नॉन ऑफिशियल थे, इनकी कोई जरूरत नहीं है, इतना डीपली नहीं पूछा जाता है। बस आप बेसिकली चीजें याद रखें, इससे ही आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो आप अपना एग्जाम क्वालिफाई करने की सोचें। ठीक है, ज्यादा ये नहीं कि आप किसी टॉपिक पे पीएचडी करें, पीएचडी करने से किस टॉपिक को फायदा नहीं, कभी सदस्य नहीं पूछे जाते कि ये ऑफिसर थे नॉन ऑफिसर थे, किस तरह से चुने जाते थे। बस आप बेसिक चीजें याद रखिए कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो है वो शुरुआत हो गई थी और कुछ लोग जो है वो जनता द्वारा चुन के आए जाने लगे थे। चलिए, मैं बता रहा था मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 की बात कर रहा था और मैं इस दोबारा बताना चाहूंगा मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहा जाता है। इसमें दो बातें और बतानी है मुझे, एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं आपको। ये कहा जाता है कि जो एक्ट था ये लागू कब किया गया था, तो ये जो लागू किया गया था 1921 में। इसको लागू कब किया गया, तो 1921 में से लागू किया गया। और जब लागू किया गया तो इस कानून में बताया गया था कि आफ्टर 10 इयर्स की 10 साल बाद जो है इस कानून में कहीं न कहीं संवैधानिक अमेंडमेंट्स किए जाएंगे और उसके लिए जो है समितियां बनाई जाएंगी। तो कहा जाता है कि मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में 11 साल बाद, यानी 11 साल बाद अगर 1919 को हम देखें तो क्या निकल जाएगा, क्योंकि 1919 और प्लस कितना हो गया, प्लस 10 इयर्स, तो 1929 हो गया। तो 1929 तक क्या हुआ कि इसमें 10 साल के अंदर जो है कहीं ना कहीं एक संवैधानिक सुधार किया जाएगा। इसमें जो कमियां रह गई थी, जो अमेंडमेंट्स, जो कमियां रह गई, संवैधानिक सुधार की जो कमियां रह गई है उसमें दोबारा से सुधार किए जाएंगे, सुधार पे सुधार किए जाएंगे और एक अच्छा कानून बन के आएगा। उसके लिए आपको याद रखना है कि मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार की वजह से क्या होता है कि सुधार में अमेंडमेंट्स करने के लिए जो है साइमन कमीशन भारत आता है, उनको वापस भेज दिया था। उनकी जो कमीशंस की जो रिपोर्टें होती हैं वो प्रेजेंटेशन नहीं की जाती, उनसे बात नहीं की जाती, उनका पूरा विरोध किया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार जो था उसमें संवैधानिक सुधार करने के लिए जो कमियां रह गई थी उसे सुधार करने के लिए भारत में साइमन कमीशन आता है, उन्हें काम करने नहीं दिया था, उन्हें भारत से बाहर भेज जाता है, फिर दोबारा आना पड़ता है। उसके बाद जो नेहरू रिपोर्ट है 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट होती है मोतीलाल नेहरू जी की, तो नेहरू रिपोर्ट भी वो कहीं ना कहीं इसमें मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में सुधार करने के लिए बनाई गई थी। तो ये भी बातें आप याद रखना। और तीसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जो गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए, ये पूछ लेता है कि साइमन कमीशन किस लिए भारत आया था, तो बताना कि मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में संवैधानिक सुधार करने के लिए आया था, उसमें बदलाव करने के लिए आया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 जो मोतीलाल नेहरू की है वो किस लिए बनाई जा रही थी, वो मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में संविधान सुधार के लिए बनाई जा रही थी। और तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भारत में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहे थे, यानी कि जो गोलमेज सम्मेलन हुए तीनों, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे वो भी मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में संवैधानिक सुधार करने के लिए बनाए गए थे। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो ये तीनों कानून है, जो तीनों राउंड टेबल हैं, जो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन है, वो कहीं ना कहीं मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 के लिए आए थे। और आखिरकार जब तीसरा जो राउंड टेबल होता है लंदन में और सेंट जेम्स पैलेस में होता है, तो वहां पे फिर ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अब ये मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार नहीं रहेगा और यहाँ पे एक नया कानून आएगा जिससे कहा गया भारत सरकार अधिनियम 1935। तो मेरे दोस्तों, हम अब मिलेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 मिलेंगे। आप ये ध्यान रखना, अगर मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार ना होता तो साइमन कमीशन भारत ना आता, साइमन कमीशन ना होता, नेहरू रिपोर्ट ना होती, नेहरू रिपोर्ट, ये दोनों 1928 की ही कहानी है, ठीक है। और उसके बाद जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, जो तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आई, तीनों गोलमेज सम्मेलन, वो भी सब इसी की वजह से हुए थे। तो मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड ने साइमन कमीशन को जन्म दिया, ऐसा मान सकते हैं, नेहरू रिपोर्ट को जन्म दिया और तीनों गोलमेज सम्मेलन को इन्होंने जन्म दिया। और आखिरकार तीसरे गोलमेज में ये कहा जाता है
कि अब हम भारत में जो है वो मॉनिटरी चैम्पियंस सुधार कानून नहीं रहेगा। अब यहाँ पे एक नया कानून आएगा, उसका नाम होगा भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये अब तक का सबसे बड़ा कानून था, सबसे बड़ा सुधार किया गया था। और उसको लेक्चर को मैं जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, जो मेरा अगला लेक्चर आएगा मैं उसको पढ़ाऊंगा। आपको बस मॉनिटरी चैम्पियंस सुधार 1919 को पढ़ना अच्छी तरीके से, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ 2-3 बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका गठन कर दिया गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है इस वाले कानून में कि यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात है कि कैग की स्थापना कर दी गई थी। राज्यों खुद को बजट बनाने का अधिकार दे दिया गया था। 3 बातें तो ये आप बहुत अच्छी याद रखना। दूसरी चीज यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू कर दी गई थी। और चौथी बात जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो केंद्र में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था यानी दोहरी शासन व्यवस्था जो है वो शुरू कर दी गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। और कुछ महिला को वोटिंग करने का अधिकार दे दिया गया था, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। और प्रत्यक्ष प्रणाली जो है स्टार्ट कर दी गई थी। और मॉनिटरी चैम्पियंस सुधार जो था वो लागू 1921 में किया गया था। और कहीं कहीं जो मॉनिटरी चैम्पियंस सुधार था उसकी वजह से कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री में 3 टॉपिकों का जन्म हो जाता है। एक साइमन कमीशन का जन्म होता है क्योंकि वो इसमें सुधार करने के लिए अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने आए थे। और उसके बाद नेहरू रिपोर्ट भी इसमें मॉनिटरी चैम्पियंस सुधार में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए बनाई गई थी। और जो तीनों गोलमेज हो रहे थे लंदन में, सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हो रहे थे, वो भी इसके संवैधानिक सुधार करने के लिए हो रहे थे। तो ये सब बातें आप जान के होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। आप लोग मेरी वीडियोस को सबसे ज्यादा शेयर कीजिए आप, और मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए और सब लोग को जो है मनोज क्लासेस के लिए देखने के लिए प्रेरित कीजिएगा। और बड़ी मुश्किल से मैं वीडियोस अपलोड कर पाता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं जो टेक्निकल समस्याएं हैं वो मुझे देखनी पड़ रही है। और प्लीज बीच में वीडियोस नहीं आते उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। और बस आप मेरी वीडियो को ज्यादा शेयर करें, और उसके लिए सॉरी जो बीच में वीडियोस नहीं आ पाती है, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि वो कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। मैं अकेला लग रहा हूँ इस काम में और मुझे बड़ी समस्याएं हैं इस फील्ड में, क्योंकि मैं टेक्निकल वर्क्स में पहले कभी इतना नहीं रहा। मैं बस केवल पढ़ाने में ही रहा कि ऑफलाइन क्लासेस चलती रही, उस पर मैंने ऑनलाइन क्लासेस पर ध्यान नहीं दिया। अभी मैंने 1 महीने से पहले ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब बच्चे मेरा साथ दें, मेरी वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बताइए कि मनोज सर की जो वीडियोज़ हैं वो काफ़ी लाभदायक हैं आपके मटेरियल्स के लिए और स्टडी मटेरियल्स के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें, सभी बच्चों को बताएं। और इसी के साथ जो है मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। और जय हिंद, जय भारत।